नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। और ये आईपीओ इसी वीक में आने वाला है। ये इरडा का आईपीओ है, IREDA। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बेसिकली ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो इसका आईपीओ आपको देखने को मिलने वाला है 22-23 तारीख में, जो कि इरडा का है। और ये बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है किन जगहों को जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, यानी कंपनी इज द प्रोवाइड टू कंपनीज अंडरटेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट को जो है ये पैसा देती है। तो फाइनेंस करती है बेसिकली सोलर एनर्जी पे, और आपका हो गया विंड एनर्जी, बायोमेट्रिक एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इस चीज़ पे काम करती है। तो इसके बेसिक डिटेल जानेंगे, कंपनी के बारे में पूरा एनालाइज करेंगे, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और ये आईपीओ कितना बड़ा होने वाला है, क्या होगा। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं इरडा की, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। और ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो डील करता है, ये देखिए वास्ट एक्सपीरियंस है इसको करीबन, और इसे 22 गीगावाट बिजली जो है सपोर्टेड कर रहा है ये इंस्टॉलेशन के लिए। उसके अलावा लॉन्गर रीपेमेंट है इसके बाद अप टू 25 ईयर्स तक का वहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो हायर अमाउंट ऑफ लोन अप टू 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि 90% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का ये लोन सैंक्शन करते हैं। बेसिकली ये कर रहे हैं थर्मल पावर के लिए कर रहे हैं, सोलर पावर के लिए कर रहे हैं, आप देखेंगे तो बायोगैस के लिए कर रहे हैं ये। और उसके बाद देखेंगे तो जितनी भी रिन्यूएबल है, वाइंड एनर्जी है, आपका विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी है, उसके लिए जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होता है, या फिर एक्सेस टू एनर्जी है या फ्लोटिंग सोलर है, तो उस सब में ये कंपनी जो है फंड्स जनरेट करके देती है लोगों को और उसको प्रमोट करती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है दोस्तों, वो मिनी रेटा कैटेगरी 1 की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, इंटरप्राइजेज अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और ये काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो करती है ये है कंपनी इज स्टेबल एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल इन 1987। तो 1987 में नॉन बैंकिंग NBFC हुई है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड एक्सटेंड फाइनेंशियल assistance for setting up the new project related to new and renewable sources of the energy and energy efficiency conjunction with the motto। तो इसका जो मोटो है वो है एनर्जी फॉर एवरी। तो ये स्टेप से काम करती है एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर में जो है प्रोजेक्ट को ये वित्तीय सहायता देती है, उसके साथ साथ उनको और भी हेल्प कराती है। तो बेसिकली कंपनी का जो मोटो दिख रहा है वो क्लियर है, और ये रिन्यूएबल सेक्टर पे काम करती है, और रिन्यूएबल सेक्टर को जो है आपको लोन प्रोवाइड कराने की एकमात्र कंपनी है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर भी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो उस टाइप से ये प्रोजेक्ट चलता है। हम बात कर लेते हैं इसके लोन पोर्टफोलियो की, वो क्या दिखाता है। तो आप देखेंगे लोन फैसिलिटी जो आ रहा है वो 19% के लगभग आ रहा है इसका। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो 23% के लगभग है। अगर आप देख लेंगे ये रिपोर्ट है 30 सितंबर 2023 अभी हाल ही की है, तो विंड एनर्जी से 23% के लगभग आ रहा है। लोन फैसिलिटी से आ रहा है इसका यूटिलिटी से 19%, बायोमेट्रिक से इसका आ रहा है 5.7%, अदर सेगमेंट में इसका आ रहा है 8.2%, शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं उसमें आ रहा है इसका 2% के लगभग, स्मॉल हाइड्रो से इसका 11% के लगभग आ रहा है, सोलर एनर्जी से इसका 30% के लगभग आ रहा है। तो टोटल विंड एनर्जी से इसका आ रहा है, शॉर्ट टर्म लोन से इसका आता है पैसा। उसके अलावा लोन फैसिलिटी फॉर स्टेट यूटिलाइजेशन के लिए इसका आ रहा है। उसके बाद इसका सोलर एनर्जी के लिए आ रहा है, अदर सेगमेंट में भी इसका आ रहा है, स्मॉल हाइड्रो से भी इसका 11% के लगभग आ रहा है, और इस बिजनेसेस एंड कैटेगरी से भी इसका 5% के लगभग आ रहा है। अब बात करते हैं कि रिडा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया। तो द गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्पेसिफाई प्रोजेक्ट एंड स्कीम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी थ्रू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज एंड कन्वर्टिंग एनर्जी थ्रू एनर्जी इफिशिएंसी। तो एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सों के थ्रू एनर्जी जनरेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को दिया गया, ताकि कि ये गवर्नमेंट स्कीम को प्रोवोक कर सके। दूसरा है टू मेंटेन द पॉसिबल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इफिशिएंसी एंड इफेक्टिव फाइनेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स। तो एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए और वो स्मूथली चल सके उनके लिए करा गया है। टू इंक्रीज IREDA शेयर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय द वे ऑफ इनोवेशन फेसिंग के लिए किया गया है। चौथा है इसका इंपॉर्टेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर थ्रू कंटिन्यू इम्प्रूव ऑफ सिस्टम प्रोसेस एंड रिसोर्सेज के लिए। और लास्ट है टू स्टेप
टू कंपटीव इंस्ट्रूमेंट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सारे पार्ट हैं जिसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए इर्डा का गठन किया गया। तो बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि यहाँ सरकार का फोकस एरिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोवोक करना है इसके थ्रू, और रिन्यूएबल एनर्जी पे जो भी सपोर्ट चाहिए होता है उसको ये प्रोवाइड कराती है इर्डा। साथ में साथ फाइनेंस की भी करती है उसमें। जैसे कि आप अगर देखेंगे इसके सेक्टर, तो विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी पे ये काम करती है, तो वहाँ भी ये उसके थ्रू भी जो है उस पर भी आपको सपोर्ट करती है। उसके अलावा बायो एनर्जी है, उस पर सपोर्ट कर रही है। सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को भी ये देखती है, वो भी डील करती है सोलर एनर्जी का। उसके अलावा अगर हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके पास न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो भी है, एनर्जी इफिशिएंसी एंड कन्वर्सेशन वाले जो है प्रोजेक्ट वो भी ये डील करती है। और उसके अलावा जो है वेस्ट टू एनर्जी जो है वो भी ये डील करती है, यानी वेस्ट मटेरियल से एनर्जी को कन्वर्ट करना, उसके लिए भी ये सरकार जो है प्रोत्साहन देती है। बात करते हैं आईपीओ का साइज कितना होने वाला है दोस्तों। तो आईपीओ का इर्डा की जो बात करें उसका साइज काफ़ी बड़ा है, 2150 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है टोटल इशू साइज की जो बात करें, जिसमें से 1290 करोड़ जो है आपका फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल में 860 करोड़ रुपए का है। तो अगर हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब इस पिछले 3 मंथ में सबसे बड़ा आईपीओ निकल के आ रहा है ये, काफ़ी बड़ा। तो 2150 करोड़ का ये टोटल साइज है, जिसमें कि 1290 करोड़ तो फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल्स की बात करें तो 860 करोड़ है। तो कुल मिला के 2150 करोड़ का ये आईपीओ का साइज होता है। तो अपने आप में ही ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है और मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा आईपीओ पिछले 2-3 महीने में सबसे बड़ा आईपीओ है अगर हम बात करें तो। और गवर्नमेंट सेक्टर का देखें तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है, तो चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। डेट्स की बात कर लें तो 21 नवंबर को दोस्तों ये ओपन होने जा रहा है, तो 21 से 23 के बीच में अवेलेबल रहेगा 3 दिन। 10 रुपये फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड काफ़ी अच्छा रखा गया है, 30 रुपये से 32 रुपये। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया प्राइस बैंड रखा गया है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया है कि लॉट साइज़ की बात करें तो 460 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 2150 का है, 2150 करोड़ का इशू साइज़ है। फ्रेश इशू की बात करें तो 1290 करोड़, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1290 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल है 860 करोड़ का। तो कुल मिला के इस टाइप से ही आएगा और ये इशू आपको एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है इसलिए। तो दोस्तों इस तरह से ये आईपीओ का टोटल डेट्स हैं। अब बात कर लेते हैं लॉट साइज़ की कि वो कितना मिलने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एक लॉट जो है वो 460 शेयर का होने वाला है, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 14,720 रुपये। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, 5,980 शेयर मिलेंगे, 1,91,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट मिलेंगे, मिनिमम 6,440 शेयर होंगे और 2,06,000 पे करने। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 67 लॉट्स होंगे, 30,000 शेयर मिलेंगे, 30,820, 9,86,000 देने। बिग एचएनआई के लिए 68 लॉट अप्लाई करेंगे, 31,000 शेयर मिलेंगे। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें कि कंपनी होल्डिंग इसमें है, तो ये इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इसके प्रोमोटर हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी है, तो थोड़ा बिलीव भी होता है लोगों को कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। शेयर पैटर्न की बात करें तो 100% गवर्नमेंट के पास ही है। इसके आने के बाद कितना डायलूशन होगा ये कुछ दिया नहीं है अभी। रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो 50% क्यूआईबी के पास है, रिटेल के पास 35% है। रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि 35% मतलब 2,2100 करोड़ में 35% रिटेल के कोटे में आ रहा है। एचएनआई के पास 15% है। तो कुल मिला के जो रिजर्वेशन कोटा रखा गया है वो भी काफ़ी अच्छा है, 35% रिटेल को मिल रहा है, तो यानी कि काफ़ी बढ़िया है। तो इस टाइप से 50, 35 और 15 बच गया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल पैरामीटर क्या बोलते हैं, कंपनी कितनी स्ट्रांग है अपने फाइनेंशियल पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। और अब तक क्या पिछले 3 साल में कंपनी ने फाइनेंस में करा है अपना, वो सब डिस्कस करेंगे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है दोस्तों। अगर इसके रेवेन्यू पीस की बात करें तो इसका जो इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू, वो 21% के लगभग रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये डेटा लिया गया है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, 2 साल का है। तो 2 साल से कंटिन्यू जो है कंपनी रेवेन्यू पीस पे 21% का प्रॉफिट दिखा रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 36% के लगभग चल रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी ये कंपनी, और ये जो है 22 और 23 के हमने 2 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं ईयर वाइज, तो 3 साल का देखते हैं डेटा लास्ट 3 ईयर्स का। लास्ट 3 ईयर्स है 21, 22, 23 और एक क्वार्टर हम इसमें लेंगे जिसमें पता लगेगा हमें 30 सितंबर 2023 तक का कि क्या परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। तो अगर हम इसमें एनालाइज करते हैं इसके, तो सबसे पहले हम क्वार्टर को एनालाइज कर लेते हैं जो कि 30 सितंबर 2023 का दिखा रहा है। और
इसमें क्या क्या देखते हैं, तो ये देखिए एसिड अगर आप देखेंगे इसमें, ये लास्ट 3 ईयर्स का है और प्लस एक क्वार्टर है। तो इसमें देखते हैं एसिड जो है 51,208 करोड़ के लगभग का कंपनी पे एसिड है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2,328 करोड़ का लगभग रेवेन्यू जनरेट कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 579 CR के लगभग इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नेटवर्थ की बात करें 6,580 है। वहीं रिजर्व सरप्लस भी कंपनी में काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप देखेंगे तो 2,550 करोड़ के लगभग रिजर्व सरप्लस है। और बोरिंग एक कंसर्न पीस है, तो वो इसके पास है करीबन 39,850 करोड़ के लगभग, तो काफ़ी बड़ा बोरिंग पीस है। पर यह है कि फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं जो लोन प्रोवाइड कराती है उन पर बोरिंग एटलीस्ट थोड़ा बहुत रहता ही है। अब बात करें 3 साल की, लास्ट ईयर की 21, 22, 23 की, तो एसिड में कंपनी 30,293 करोड़ से बढ़ के 50,446 करोड़ पे पहुंच गई है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 2,657 करोड़ से बढ़ के 3,483 करोड़ पे पहुंची है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 346 करोड़ से बढ़ के कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 864 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। नेटवर्थ की बात करें तो 2,995 करोड़ से बढ़ के 5,268 करोड़ और फिर 2023 में 5,935 करोड़ पे पहुंची। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 1,386 करोड़ से बढ़कर 2,310 करोड़ पहुंची। और बोरिंग की भी बात करें तो 24,000 करोड़ से बढ़ के 27,000 और फिर 2023 में 40,000 करोड़ के लगभग बोरिंग कंपनी ने एक्यूमुलेट कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि बोरिंग पीस जो है कंसर्न है, और फाइनेंस कंपनी के साथ ये कंसर्न थोड़ा सा रहता है बोरिंग पीस का। तो हाँ, इग्नोर तो नहीं कर सकते, पर हाँ बोरिंग थोड़ा सा कंसर्न हमें दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी का बोरिंग जो है पार्ट वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो 24,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 40,000 करोड़ पे 23 में पहुंच गई। तो बोरिंग जो है हमें मेजर कंसर्न लग रहा है, और इन्वेस्टर भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो बोरिंग को देख के करते हैं। बट फाइनेंशियल कंपनी की, फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो कंपनी होती है या NBFCs कंपनी होती है, वहाँ बोरिंग को हम बहुत ज़्यादा लेते नहीं हैं। और दूसरा अगर देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसे भी डेट फ्री कंपनी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिजर्व सरप्लस इतने ज़्यादा नहीं है कि जितनी बोरिंग पार्ट दिख रहा है हमें। रश फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो देखिए एसिड में कंपनी एक्सेलेंट कैटेगरी शो कर रही है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ भी एक्सेलेंट कैटेगरी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वहाँ भी एक्सेलेंट कैटेगरी है। नेटवर्थ में भी एक्सेलेंट कैटेगरी है, और रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी पे अच्छे हैं, तो वहाँ भी एक्सेलेंट है, सिर्फ बोरिंग को छोड़ के। तो 6 आउट ऑफ 5 नंबर हम इसे देते हैं, मतलब 6 में से 5 पैरामीटर्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है कंपनी का। और आप देख रहे हैं कि रिजर्व भी कंपनी के पास, रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब तकरीबन 2,550 करोड़ के लगभग अभी रिजर्व कंपनी के पास हैं। तो वहीं हम बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर रिजर्व है, लेकिन फिर भी कंपनी को कैश रिच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कैश रिच वहाँ होगा जहाँ बोरिंग पार्ट कैश रिजर्व पार्ट से ज़्यादा हो, यानी कि बोरिंग कम हो रिजर्व ज़्यादा हो, तो कैश रिच की श्रेणी में आ जाती है। पर फिर भी ओवरऑल देखें तो इसके 6 में से 5 पैरामीटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन में है। इसका मतलब कंपनी कुल मिला के फाइनेंशियल तौर पर हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, अगर बोरिंग पार्ट को हम नेगलेक्ट कर दें तो। बिकॉज फाइनेंशियल के लिए तो थोड़ा बोरिंग नेगलेक्ट होता है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप की कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, एक तो गवर्नमेंट वाला सपोर्ट आपके पास है, तो आपको लगता है गवर्नमेंट कंपनी है तो इतनी जल्दी कहीं जाएगी नहीं कंपनी। दूसरे अपने ही सेक्टर में कंपनी काफ़ी अच्छी है, अपने ही सेक्टर का जो इसका बिजनेस है वो ब्राइट है। आपको पता है कि जो कंपनी का बिजनेस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे प्रोवोक करना है लोगों को, और उनको लोन प्रोवाइड कराना है, और उनको डेवलप करना है, डेवलप करने में सपोर्ट करना है। और रिन्यूएबल का जो है आगे इन फ्यूचर वो 2030 तक इंडिया जो है रिन्यूएबल पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने वाला है। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ब्राइट फ्यूचर के साथ है। यहीं बात करें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो पी जो है वो काफ़ी अच्छा है, 8.47 है, तो मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। जो शेयर प्राइस रखा गया वो काफ़ी अच्छा है, और स्कोप है कि हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ROC की बात करें तो वही 15% है, तो काफ़ी अच्छा है 15%। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 6.77 है, तो मोस्टली डेप्ट टू इक्विटी जो है थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि 1 से ऊपर थोड़ा कंसर्न हो जाता है। यहाँ 6.77 है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये कंसिडर नहीं होता, बिकॉज अगर आप कोई भी बैंक्स का उठा के देखेंगे या फाइनेंशियल सेक्टर्स के जितने भी IPO है या कंपनी का एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल, तो वहाँ जो है हमेशा डेप्ट हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो ठीक है, और इसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। EPS को देखेंगे तो 3.7 है, EPS थोड़ा सा कम है, लेकिन वहीं अगर RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो काफ़ी अच्छा है, 15% के लगभग है, जो कि 13%, 12-13 से ऊपर अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक्सेलेंट कैटेगरी का है। तो कुल मिला के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अपने ही सेक्टर की मोनोपोली
में रखती है, मोनोपोली है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है मोनोपोली है। इसके जैसी कंपनी और मार्केट में आपको कोई दूसरी देखने को मिलेगी नहीं कि जो कि रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए या रिन्यूएबल बिजनेस के लिए कोई जो है लोन प्रोवाइड कराए या कोई ऐसा सपोर्ट करे। तो ये ऐसे कह सकते हैं कुल मिला के ये मोनोपोली अपने सेक्टर की, और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है इसका, इस कंपनी का, बिकॉज अभी आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ही डिपेंडेंसी आने वाली है। तो इन फ्यूचर में जो है आगे चल के इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है कि नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में जो इंडिया है वो पूरा रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाए, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से हम एनर्जी कंजप्शन करने लग जाएं। तो इसका मोटो बहुत क्लियर है और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। वहीं हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की क्या है, तो द ऑफर कंप्रेस द फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर द सेल्स। तो कंपनी ने कुछ भी ऐसा सबमिट नहीं किया था, कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसेस ऑफर फॉर द सेल्स। और अगर हम बात करें तो कंपनी इंटरेस्टेड टू यूटिलाइज द नेट प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है अग्यूमेंट द कैपिटल बेस टू मीट फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑनवर्ड द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स और द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मोस्टली इन्होंने जो बोला है, कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, बस यही है, बाकी ऐसा कुछ इन्होंने डिटेल में दिया नहीं है। तो आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव में नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की फिर से, कि इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाली है, तो उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों वो है 21 तारीख को, 21 नवंबर को आईपीओ ओपन होने वाला है, 21 नवंबर 2023 को, और 3 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। तो 21 से लेकर 23 नवंबर को क्लोज जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 29 नवंबर को, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी सेबी ने गाइडलाइन चेंज की है T+5 डेज में, तो ये पहले ही आ जाएगा। तकरीबन मुझे लगता है 24, 25 या 26 तक आ जाना चाहिए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 29 की जगह। वहीं इनिशिएट ऑफ रिफंड की बात करें तो 30 नवंबर दिया गया है, तो यहाँ भी शायद डेट जो है बाद में चेंज हो जाए। क्रेडिट ऑफ शेयर का जो है 1 दिसंबर दिया गया है, तो ये भी शायद चेंजेस होगा। और लिस्टिंग डेट इसकी 4 दिसंबर मंडे दी गई है, तो वो भी शायद चेंज होगी, क्योंकि अभी जो लिस्टिंग है T+5 डेज में हो जा रही है। तो कट ऑफ टाइम हमें याद रखना है 23 नवंबर शाम 5 बजे से पहले। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है। अगर जीएमपी मार्केट को देखें, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी आईपीओ का जो जीएमपी है 32 रुपये प्राइस बैंड रखा गया, काफ़ी अच्छा प्राइस बैंड रखा गया। 3 रुपये जीएमपी चल रही है, तकरीबन 9 से 10% का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है दोस्तों। फायर रेटिंग 2 की है। 2150 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। ओपन होगा 21 नवंबर को और क्लोज हो जाएगा 23 नवंबर को, तो सिर्फ 3 दिन आपके पास है। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। और अलॉटमेंट की बात करें तो 29 नवंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, पर मुझे लगता है कि 29 नवंबर नहीं होगा दोस्तों, और 29 नवंबर से पहले ही आ जाएगा, बिफोर दैट। क्योंकि अभी क्या है कि सेबी ने जो है गाइडलाइन काफ़ी चेंज कर दी है, तो T+5 डेज में आईपीओ की लिस्टिंग करना मैंडेटरी हो गया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है डेट चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट पर लॉट की बात करें कि हमें प्रॉफिट पर लॉट आज की डेट में कितना हो रहा है अमाउंट के टर्म्स में, तो 1380 रुपये लगभग, 1400 रुपये लगभग हमें मिल रहे हैं एक लॉट पे। करीबन 10% का प्रॉफिट दिखा रहा है, 9 से 10%। 3 रुपये जीएमपी चल रही है। 460 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है, तो 303 × 460, तो 1380 रुपये लगभग 9% से 10% है। तो नेट प्रॉफिट लगभग इतना ही मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी हमारे जो क्राइटेरिया को है मैट नहीं कर रहा है। जो हमारा क्राइटेरिया आपको पता है, हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% से 30% होता है इफ़ वी आर अप्लाइंग फॉर द लिस्टिंग गेन। तो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए, तो हमारा क्राइटेरिया को मैट होना जरूरी है कि 20 से 30% का जब जीएमपी जाएगा उसके बाद ही हम अप्लाई करने का सोचेंगे। बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना है तो कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी मोनोपोली रखती है अपने बिजनेस में, तो और गुड फाइनेंशियल के साथ साथ कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है। आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी बनने की क्षमता भी रखती है। तो इसलिए हम इसमें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं है अगर हम लॉन्ग टर्म में करते हैं। फिर भी यहाँ कोई अप्लाई करने का आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। आपको अपना एनालिसिस करना है, अपना लगाना है, पूरा देखना है कि कैसा है। तो फॉर लिस्टिंग गेन के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा वी शुड वेट एंड वॉच करना चाहिए फॉर द फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन, बिकॉज पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। पर वहीं अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो वो पहले दिन भी अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फॉर एनी लॉन्ग टर्म है किसी को करना है तो दे विल अप्लाई फॉर द डे 1, तो वो डे 1 में भी इसे कर सकता है, बिकॉज कंपनी स्ट्रांग है तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि कंपनी का जब फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होता है, कंपनी के सारे पैरामीटर्स स्ट्रांग होते हैं, तो जो है इन्वेस्टर को बिलीव हो ही जाता है। और कंपनी मोनोपोली बिजनेस रखती है, तो सबको पता है कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है। तो दोस्तों एक छोटा वीडियो था, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।